हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में सबका स्वागत है। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में हम लोग पहले भी कई कॉपी का विश्लेषण कर चुके हैं और आज फिर एक नए कॉपी के साथ हम लोग आए हैं और उसमें जो उत्तर लिखा हुआ है जो कि स्टूडेंट का ही लिखा हुआ है। ये आप ही की तरह पहले स्टूडेंट थे और पुराने स्टूडेंट इनसे परिचित है जो रेगुलर इस सीरीज से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम नीरज कुमार है और ये बीपीएससी 67 के फाइनल रिजल्ट के तहत असिस्टेंट प्लान ऑफिसर बन चुके हैं। अभी ये ट्रेनिंग में है और उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह कॉपी है। ये कॉपी जब वो स्टूडेंट थे हमारे यहाँ, उसी दरमियान उन्होंने ये कॉपी लिखे थे जब वो स्टूडेंट थे। और आज हम लोग उनके कॉपी का विश्लेषण करते हुए फिर से समझने का कोशिश करेंगे कि आंसर राइटिंग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और वे स्टूडेंट जो डीमोटिवेट हो जाया करते हैं कि मुझसे आंसर राइटिंग नहीं हो रही, तो उम्मीद है कि इस सीरीज में अब तक जितने कॉपी चेक किए गए हैं उनसे वे समझ गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति का आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से परफेक्ट नहीं होता है, वो रेगुलर प्रैक्टिस से होता है। सही गाइडलाइन के साथ रेगुलर प्रैक्टिस से वो परफेक्ट बनता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है इस आज का क्वेश्चन और उसका क्या उत्तर लिखे और उसका उत्तर का हम लोग अपने से जांच करते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, बीते दिनों भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 तक भारत ने अपने निर्यात में काफ़ी वृद्धि प्राप्त की है, किंतु इसके बावजूद भारत का राजकोषीय घाटा बढ़ा है। इसका कारण आयात का बढ़ना है। उन बिंदुओं पर प्रकाश डालें जिससे भारत अपने आयात को कम करके अपने निर्यात शक्ति को वृद्धि का उचित लाभ उठा सकता है। देखिए, इकोनॉमी में दो चीज़ होता है, आयात निर्यात, खरीदना बेचना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, हम जो खरीद रहे हैं वो आयात हो गया, ठीक है ना, और जो हम बेच रहे हैं वही हो गया निर्यात। तो आपको याद होगा कि चूंकि ये बीपीएससी 67 के समय में ये क्वेश्चन लिखे थे, तो उसी दरमियान का ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ, और इकोनॉमी तो करंट से जुड़ा ही रहता है। तो उस समय उस साल 2022 में सरकार ने जनवरी में ही एक रिपोर्ट आई कि भारत का निर्यात बढ़ा और सरकार इसको ढोल पीट पीट कर काफ़ी ऐलान किए, भारत निर्यात में आगे बढ़ गया, भारत का निर्यात इतना आगे बढ़ा। फिर जब बजट आई तो बजट में पता चला कि निर्यात तो बढ़ा फिर भी राजकोषीय घाटा बढ़ गया। तो रीजन क्या है कि देखिए, सरकार चाहे कोई भी हो, उनमें एक कॉमन खासियत होती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। कॉमन खासियत क्या होती है कि वो अपनी अच्छी बातों को तो ढोल पीट पीट कर बता देते हैं, लेकिन नेगेटिव बातों को क्या करते हैं, वो उसको दबा देते हैं, सिर्फ पेपर तक, माइक तक आने का ना आए इसका पूरा प्रयास करते हैं। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे भारत के राज्यों की सरकार हो, चाहे जो वर्तमान में सत्तारूढ़ सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, जब सरकार में आते हैं ये नियम है। तो सरकार ने क्या किया कि जब निर्यात बढ़ा तो इसका तो ढोल पीट पीट कर पूरा भारत को बताया, पूरी दुनिया को बताया, लेकिन निर्यात के साथ साथ आयात भी बढ़ा है ये नहीं बताया। इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति पहले 10 रुपया का बेचता था, ठीक है, और सपोज कीजिए 12 रुपया खरीदता था, 12 रुपया का खरीदता था, ठीक। अब ऐसा हुआ कि हम 12 रुपया का बेच रहे हैं लेकिन 16 रुपया का खरीद रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को ढोल पीट करके बता रहे हैं, देखो 2 रुपया हम ज़्यादा निर्यात कर लिए, 2 रुपया ज़्यादा, लेकिन 4 रुपया आयात भी बढ़ा दिए ये नहीं बता रहे। तो स्वाभाविक है कि भले ही निर्यात बढ़ चुका है, ठीक है, आपका सेलिंग बढ़ चुका है, एक्सपोर्ट आपका बढ़ा है, बट आपका साथ में इंपोर्ट भी बढ़ा है। इस वजह से क्या होगा, आपको रेवेन्यू में लॉस होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो सवाल यही है, खैर वो राजनीतिक मैटर है कि सरकार, ये सभी पार्टी की खासियत है कि भाई अपना पॉजिटिव बातों को ढोल पीट पीट कर बताना है और नेगेटिव बातों को दबा देना है। तो ये तो खासियत है सभी सरकारों की। तो अब सवाल यही है कि आखिर उन बिंदुओं पर प्रकाश डालना है जिससे क्या हो, भारत अपने आयात को कम करके निर्यात शक्ति का वृद्धि करे और उचित लाभ उठाए, हमें उन बिंदुओं पर है। तो देखते हैं नीरज जी क्या उत्तर लिखे हैं।
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण के पूर्व आमतौर पर घरेलू कृषि उद्योग के विकास पर आधारित, परंतु वैश्वीकरण के पश्चात अर्थव्यवस्था के विकास में आयात निर्यात का योगदान काफी महत्वपूर्ण हो गया। जिन देशों की उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन गुणवत्ता अच्छी थी, वे सभी देश तीव्र गति से विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गए अथवा लगभग पहुंचने ही वाले हैं। संसाधन अथवा तकनीकी विकास के अभाव वाले देश आज भी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं कर पाए। सही। स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक दौर में अल्प विकसित उद्योग एवं कृषि व्यवस्था के कारण भारत में निर्यात की स्थिति काफी दयनीय अवस्था में थी। सरकार की पंचवर्षीय योजना के लक्षित प्रयास एवं अन्य सहायक कार्यक्रमों के सहयोग से कृषि एवं उद्योग का आधारभूत संरचनात्मक कायाकल्प हुआ। फलतः भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि देखने को मिला, परंतु व्यापार असंतुलन की स्थिति के कारण आज भी आयात निर्यात से अधिक है, जिसके कारण भारत की राजकोषीय घाटा बढ़ा है। ठीक है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निर्यात की स्थिति। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, इसमें देखते हैं क्या पॉइंट। जैसे ये दे रहे व्यापार असंतुलन, तो व्यापार असंतुलन क्यों है? तो इसका वजह है हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहना। जैसे कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कहा था, अमेरिका विकसित है इसलिए यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, चूंकि यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है इसलिए अमेरिका विकसित है। तो आपको किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर परिवहन, जो ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो व्यापार असंतुलन का बहुत कारण, अब जैसे अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट में सुधार हुई है, अब रेलवे में भी सुधार हो गई, सड़क पर परिवहन में तो काफ़ी जोरदार सुधार हुई। तो इससे क्या हुआ है कि अब निर्यात, अब जो सामानों का जो होता है एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाना आसान हो गया, नतीजा सस्ता भी हो गया। इससे क्या हुआ कि बिक्री बढ़ी, जब बिक्री बढ़ी तो उत्पादन भी बढ़ा, रोजगार बढ़ा और हमें एक्सपोर्ट में भी सुविधा मिली। तो ये जरूरी है। तो ये पॉइंट को थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते थे। सिर्फ व्यापार असंतुलन ही नहीं है, मानव संसाधन। अब हम लोग आज के डेट में चीन, अभी वर्तमान में जो हमारी जो जनसंख्या रिपोर्ट आई है, हम लोग चीन को पछाड़ चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग स्किल्ड की बात करें कि भारत के युवाओं में कितने स्किल ट्रेंड है और चीन में, तो चीन हमसे बहुत आगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ओलंपिक में देख सकते हैं। समान आबादी का देश है, लेकिन चीन में आप देख लीजिए वो कितने मेडल जीतते हैं और भारत अभी उसकी तुलना में कितना पीछा रहता है, जबकि आबादी समान है, जनसंख्या तो एक जैसा है। उस हिसाब से चले तो हम लोग को इक्वल चलना चाहिए। तो इसी को यहाँ चूंकि स्किल की कमी है। अब स्किल की कमी की वजह से कोई व्यक्ति, अब मान के चलिए कोई व्यक्ति के पास बहुत पूंजी, वो कारखाना खोल सकता है, श्रमिक वो तो लाना होगा। तो इसी वजह से जो है ये वाला पॉइंट इसका छूट गया है। अब वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निर्यात की स्थिति। भारत 2021-22 के 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के वस्तु निर्यात को हासिल करने के पथ पर अग्रसर है। कृषि एवं कृषि आधारित क्षेत्र के उत्पाद निर्यात में लगभग 23% की बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 63 लाख, ठीक है, उस समय का दिया गया है। अभी हो सकता है कम हुई है और ज़्यादा हुई हो। 2021 ईस्वी के अंत तक भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। वस्तु का आयात एवं निर्यात कोविड पूर्व स्तर को भी पार कर गया है। शुद्ध सेवा निर्यात क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय वृद्धि है। भारत की विदेशी क्षेत्र आपात स्थिति के लिए अच्छे तरह तैयार है। 22-23 के राजकोषीय घाटा में इतना रहने का अनुमान। उपरोक्त स्थितियां स्पष्ट करती है कि भारत ने हाल ही में निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, परंतु अपेक्षित स्थिति एवं व्यापार संतुलन से आगे बढ़ने के लिए कई क्षेत्रों में अभी भी संरचनात्मक एवं नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है। अब देखते हैं, चूंकि भारत की अधिकांश आबादी अभी भी कृषि एवं लघु उद्योगों पर आश्रित है, अतः इन क्षेत्रों का समुचित विकास किया जाना चाहिए ताकि आत्मनिर्भरता की स्थिति के साथ साथ निर्यात के अवसर भी उपलब्ध हो सके। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास मिट्टी अच्छी है, लेकिन हमारे किसान को उतने तकनीकी कृषि के बारे में जानकारी नहीं है।
नतीजा क्या होता है कि वो खर्च ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे आज भी ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि वो लोग हद से ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा उत्पादन के लालच में। वो आज भी पुरानी तकनीकी को लेके चले रहे, तो नई चीज़ों को वो अपना नहीं रहे, तो उन्हें ट्रेंड करने की ज़रूरत है। पूर्व स्थापित उद्योगों को उच्च मानकीकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए वर्तमान औद्योगिक नीति में बदलाव किया जाना चाहिए। उद्यमिता को उचित प्रोत्साहन यथा ऋण, नियमन, नीतिगत सहायता आदि मिलना चाहिए। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि विदेशों विशेषकर चीन पर भारत की निर्भरता को कम करने के साथ साथ निर्यात क्षमता भी हासिल की जा सके। यदि हर युवा को स्किल्ड प्रोग्राम दिया जाए, उसको स्किल्ड कर दिया जाए, मान के चलिए स्किल करने के बाद उसका टेस्ट लिया जाए, लोन या नहीं भी लोन दे रहे, 10 युवा मिल करके खुद ही अपना फंड जमा किया और एक शुरू कर दिया, तो स्वाभाविक बात है कि रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। आयात को कम करने के लिए देश में ही संयुक्त उद्यम को प्रोत्साहित कर उत्पादन कर, इससे आयात कम होने के साथ साथ निर्यात के व्यवसाय, निर्यात को सरकार के नीतिगत उद्देश्यों में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखना चाहिए। कराधान प्रक्रिया में लचीलापन निर्यात को बढ़ावा देने वाले मुख्य कारक में से एक है। व्यापार एवं वाणिज्य के बुनियादी ढांचे में पर्याप्त सुधार कर इसे निर्यात सुगम बनाने पर विशेष जोर देना चाहिए। अपने पड़ोसी एवं विदेशी देशों के साथ उचित माध्यम से मुक्त व्यापार समझौता को अपनाना चाहिए। पड़ोसी देशों में निर्यात संभावनाएं ढूंढने के साथ साथ कृषिगत उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, पड़ोसी देशों में तो विशेषकर और आसान है आपको संबंध बनाना, और इससे राजनीतिक लाभ भी मिलेंगे। अगर हमारे पास उत्पादन ज़्यादा होंगे तो स्वाभाविक बात है कि हम उन्हें कम मूल्यों पर दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध बढ़ेगा। चीन यही नीति अपना रहा है। एमएसएमई क्षेत्र का निर्यात 40वां हिस्सा प्रदान करता है, इसे भी उचित माध्यम से संवर्धित कर इसमें प्रतिशत बढ़ाया। बंदरगाहों का डिजिटलीकरण एवं परमिशन में लगने वाले समय में कमी किया जाए। संतुलित निर्यात नीति एवं उसमें स्पष्ट पारदर्शिता होनी चाहिए। उपरोक्त वर्णित प्रमुख बिंदुओं एवं अन्य छोटे छोटे बिंदुओं पर विचार कर एवं अथवा बढ़ाया जा सकता है। सरकार, निर्यात संवर्धन परिषद, कमोडिटी बोर्ड विभिन्न आसान माध्यम से इसके लिए सतत प्रयास कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। हाल ही में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 4 सूत्र दिए हैं। विनिर्माण को बढ़ावा यानी गुणवत्ता के साथ प्रतिस्पर्धात्मकता, लॉजिस्टिक्स की समस्या को उचित समाधान, राज्य सरकारों का आपस में उचित एवं पर्याप्त समन्वय, भारतीय उत्पाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अतः सभी सकारात्मक प्रयास भारत निर्यात को उच्च स्थान पर प्रदान कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इधर के जो पॉइंट दिए हैं कि कौन कौन से विचार करने चाहिए, तो देख रहे हैं कि नीरज जी जितने भी दिए हैं सबके सब एक अच्छे बिंदु दिए हैं। इन्होंने तकनीक से लेकर के, स्किल से लेकर के, ठीक है, और कुछ चीज़ों का रहा है, जैसे कि इनको एक रहा है कि नहीं ट्रांसपोर्ट, जैसे ट्रांसपोर्ट को जो होता है और सुधार करने की ज़रूरत है। परिवहन, जैसे कि पहले ही बोले हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में परिवहन का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे यहाँ अभी मान के चलिए काफ़ी उत्पादन हो गया, लेकिन अब वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहा, परिवहन ही नहीं है, तो वो उसका निर्माण करना कोई बेकार रहा। तो इसी वजह से परिवहन पर भी जोर देने की ज़रूरत है, और परिवहन में भी सस्ता परिवहन, हमें सस्ता, इसके लिए जैसे सरकार अभी वाटर वे बनाने की जल मार्ग पर ध्यान दे रही है, क्योंकि जल परिवहन क्या होता है, सड़क परिवहन से सस्ता भी होती है, और साथ में जल परिवहन से के बढ़ावा देने से सड़क परिवहन पर जो जोर पड़ रहा है, जो भीड़ पड़ रही है, वो कम होगा, ट्रैफिक समस्या कम होगी, सस्ता होगा। मान के चलिए अगर 5 रुपया खर्च हो रहा है सड़क परिवहन से 5 रुपया, तो जल परिवहन से होगा 50 पैसा, तो 10 गुना कम होगा। अब चूंकि खर्च 10 गुना कम हो रहा है, तो उसका लागत भी 10 गुना कम पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि उसका जो दाम होगा मार्केट में, जब वह दाम आएगा कम दाम में आएगा, लोगों की बचत बढ़ेगी। क्योंकि हमारा सामान सस्ता होगा तो विदेशों में भी डिमांड बढ़ेगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग परिवहन पर भी जो है ध्यान दें। तो हम लोग देख रहे हैं कि नीरज जी आज जो है फर्स्ट, आज भी इनके कॉपी में अगर शुरुआत का बस थोड़ा सा वैसा नहीं कि वो मिसिंग है, वो कमी है, वो भी दे देते तो एक अच्छा रहता, नहीं भी दिए तो कोई बात नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज का भी जो इनका उत्तर है काफ़ी बेटर है। तो यही चीज़ मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे आप आंसर राइटिंग रेगुलर करते जाएंगे, आपका आंसर राइटिंग परफेक्ट
होता जाएगा। इसलिए शुरुआत में यदि आंसर राइटिंग नहीं हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको सही गाइडलाइन लेने की ज़रूरत है और साथ में आपको जो है आंसर राइटिंग को रेगुलर रखने की ज़रूरत है, हताश होकर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे नीरज जी के ही पहले के जो कॉपी थे काफ़ी गलतियाँ निकल रही थी, लेकिन अब जो कॉपी है हम लोग देख रहे हैं बहुत कम गलतियाँ निकल रही है। तो आंसर राइटिंग यही है, रेगुलर प्रैक्टिस। आप रेगुलर प्रैक्टिस में लगे रहिए। तो आज का जो नीरज जी का कॉपी है इसमें जो मार्क्स दिया जा रहा है ये हमारे तरफ से इनमें दिया जा रहा है 10 में से इसमें आज के इसमें 6 मार्क्स दिया जा रहा है। 10 में से 6 मार्क्स दिया जा रहा है। और बीपीएससी 70 और यूपीएससी 2025 के लिए आंसर राइटिंग शुरू है और उसका फाउंडेशन बैच भी शुरू है। तो जो स्टूडेंट एडमिशन के इच्छुक है तो जो हमारे एप्लीकेशन है gurumantra.online वहाँ जाकर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए कॉपी के साथ। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।